पारुल नागिन जो नागलोक की सबसे शक्तिशाली नागिन थी और नागलोक की शेष नागिन भी थी। पूरे नागलोक का कार्यभार पारुल नागिन ही संभाला करती थी। एक दिन पारुल नागिन की बहन रचना नागिन उसके पास आती है और बोलती है, शेष नागिन की जय हो। अरे रचना, तुम यहाँ कैसे? कोई काम था क्या तुम्हें जो तुम यहाँ आई हो? हाँ, काफी दिन हो गए हैं, मिली भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बड़ी बहन और नागरानी से भी मिल के आ जाऊँ। वैसे पारुल दीदी, आप क्या बार बार भूल जाती हो कि आप मेरी बहन भी हो ना? मैं कब से आपको याद कर रही हूँ, लेकिन आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आती हो। रचना, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे सर पर कितना काम रहता है। नागलोक की जिम्मेदारी, नागलोक की सुरक्षा, सब कुछ देखना होता है। ऐसे में खुद के लिए ही समय निकाल पाती हूँ। दीदी, अगर आपको ये सारी जिम्मेदारी उठाने में इतनी ही तकलीफ हो रही है तो आप एक काम करो ना, आप अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दो। मैं भी तो एक काबिल नागिन हूँ, नागलोक को मैं अच्छे से संभाल सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम छोटी हो, तुम अभी खुद को ठीक से संभाल नहीं सकती और तुम इस नागलोक को संभालने की बात करती हो। नागलोक बस मेरी एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा प्यार है। भोलेनाथ का आशीर्वाद मुझे मिला है, उनके इस आदेश को ठुकरा कर मैं उनका अपमान नहीं कर सकती हूँ ना। और वैसे भी मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हूँ। तुम बस खुद को संभालो। वैसे तो ये इतना बोलती रहती है कि जिम्मेदारी ज्यादा है, संभालने में मुश्किल हो रही है, और जब भी मैं इनसे इनकी जिम्मेदारी मांगने की बात करती हूँ तो तुरंत अपनी ही बात से पलट जाती है। मुझे नागलोक कब से चाहिए था, लेकिन पारुल दीदी के होते हुए मुझे कभी भी नागलोक की गद्दी नहीं मिल सकती है। अरे रचना, क्या हुआ? अब तक तो इतनी बातें कर रही थी, अचानक से इतनी चुप कैसे हो गई? क्या हुआ? अच्छा चलो, आज का दिन मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। तुम जो बोलोगी आज हम वही करेंगे। कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस इतना चाहती थी कि आप परेशान न रहो। आप पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और फिर आप उन जिम्मेदारियों की वजह से मुझसे भी नहीं मिल पाती हो। बस इसलिए मैंने वो बात बोल दी थी। वैसे कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे भी वही मंजूर है। देखो रचना, मुझे पता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी लेना चाहती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से परेशान हो गई हूँ। देखो, हम सबको भोलेनाथ ने ही बनाया है और हम सबको किसी न किसी मकसद के लिए ही बनाया है। लेकिन उन सब मकसद से भी बड़ा हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हम बस अपने जीवन में कभी किसी के साथ कुछ गलत ना कर सकें। मुझे इनकी ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि नागलोक की गद्दी चाहिए, जो कि इनके होते हुए तो मुझे कभी नहीं मिलने वाला। रचना, तुम्हें क्या हो गया है? कभी तुम बोलते बोलते चुप हो जाती हो, कभी तुम खुद से ही धीरे धीरे बातें करने लगती हो। क्या हुआ? क्या बात हुई है? चुप, तुम परेशान हो रही हो। अगर कोई बात भी है तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी बहन हूँ और बाद में नागलोक की शेष नागिन हूँ। नहीं दीदी, कोई बात नहीं। आपने अभी कहा था ना कि आज का पूरा दिन आप मुझे दोगी, तो चलो आप मेरे साथ वन में। आज हम नागलोक घूमने जाएंगे। रचना को मन ही मन अपनी बहन पारुल नागिन से बहुत ज्यादा नफरत थी। वह बस नागलोक की गद्दी अपने हाथ में लेना चाहती थी। बस इसीलिए वो कोई ना कोई चाल चलती रहती थी और हमेशा ही पारुल के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन रचना बहुत परेशान होकर वन में खुद से बातें करते हुए बोलती है, अब बस बहुत हो गया। अब भी अगर मैंने पारुल दीदी से नागलोक की गद्दी अपने हाथों में नहीं ली तो फिर आगे कभी भी वो गद्दी मैं नहीं ले पाऊंगी। लेकिन अगर मैं उनसे सामने से भी गद्दी मांगने गई तो वो मना कर देंगी, और अभी मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं उनसे गद्दी छीन सकूं। अब ऐसे में क्या करूं? मैं अकेली जरूर हूं, लेकिन मैं अब भी गद्दी उनसे छीन सकती हूं। आखिर बहन तो उनकी ही हूं मैं। रचना अब अपनी बहन से बदला लेने की साजिश करने लगती है। ऐसे ही एक दिन पारुल जब रास्ते से जा रही होती है तभी उसे एक चिराग दिखाई देता है। चिराग को देखकर पारुल खुद से कहती है, अरे ये चिराग भी नागलोक में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैंने चिराग के बारे में इतना काफी सुना है कि इसमें जिन कैद होते हैं, लेकिन नागलोक में कोई चिराग या कोई जिन कैसे आ सकता है? प्रतीत होता है कि कोई मनोरंजन की चीज ही होगी। एक बार इसको देख लेती हूँ। पारुल
पारुल उस चिराग को हाथ में लेती है और जैसे ही उसे थोड़ा सा रगड़ती है तभी उसमें से एक जिन प्रकट हो जाता है। जिन के प्रकट होते ही पारुल जिन की आंखों में खो जाती है। तभी वह जिन हंसते हुए बोलता है, आखिरकार मेरा वह काम हो ही गया जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। इस नागिन को फंसाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था और अब यह नागिन मेरे वश में आ चुकी है, तो अब इसे पूरे नागलोक में मेरा ही कब्जा होगा और मेरी हुकूमत चलेगी अब इस नागलोक में। जिनके हाथों में फंसी नागिन और नागिन को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिन काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि अब उसने नागिन को पकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ अब नागलोक में रचना नागिन का राज चलने लगा था। ऐसे ही एक दिन रचना के पास एक साधारण नागिन आती है और बोलती है, नागिन रचना की जय हो। नागिन रचना, हम सब नागलोक वासियों की एक चिंता है। हमें ये नहीं पता है कि हमारी नागरानी शेष नागिन पारुल कहाँ है। इतना समय हो गया है और अभी तक उनका कुछ अता पता ही नहीं है। उन्हें हमारी नागलोक की रक्षा नहीं करनी है क्या? आप उनकी बहन है, आप बताइए कि वो है कहाँ पे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे सीधा जवाब मांगने के लिए आ गए। इस नागलोक की शेष नागिन का पद मैं संभाल रही हूँ और इस नागलोक की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और इस नागलोक की कर्ता धर्ता भी मैं ही हूँ और इस नागलोक की अब शेष नागिन भी मैं ही हूँ। माफ करना नागिन रचना, लेकिन हमारे नागलोक की शेष नागिन पारुल नागिन है। उनकी अनुपस्थिति में आप इस पद को संभाल सकती हैं। उसके पास शेष नागिन की शक्तियाँ हैं, जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब नागलोक वासी यही सवाल कर रहे हैं कि हमारी शेष नागिन आखिर है कहाँ पे। मुझसे तुम सवाल करे जा रही हो? अरे एक बारी मना कराना। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? खैर कोई बात नहीं, मुझे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है और तुम कुछ ज्यादा ही प्रश्न पूछ रही हो ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देती हूँ मैं भी। रचना उस साधारण नागरिक नागिन को अपनी दासी बना लेती है, जिसके बाद उसे वह कहीं भी बाहर नहीं जाने देती है। इसी तरह रचना नागिन नागलोक के सभी वासियों को बहुत कष्ट देती है। वहीं दूसरी तरफ जिनके जाल में फंसी हुई पारुल अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पाती है और जिनके चंगुल से छुटकारा भी नहीं पा पाती है। एक दिन जब अमावस की रात में जिन की शक्तियाँ बहुत कम थी और पारुल की शक्तियाँ बहुत ज्यादा थी, तभी पारुल नागिन भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगातार भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करने के बाद पारुल उस जिन के जाल से मुक्त हो जाती है और बाहर आ जाती है। लेकिन पारुल को बाहर देखकर जिन काफी घबरा जाता है और कहता है, तुम बाहर कैसे आ गई? मैंने तो तुम्हें जाल में फंसा रखा था और तुम बाहर कैसे आई आखिर? मैं बाहर जरूर आई हूँ, लेकिन अपने साथ साथ तुम्हारा कल लेकर आई हूँ। एक नागिन को अपने जाल में फंसाना आसान बात है, लेकिन अपने जाल में फंसा कर रखना वो बहुत मुश्किल है और तुमने वही मुश्किल रास्ता चुना है। इसलिए अब तुम्हें उस रास्ते पर चलने का इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। आज तुम्हें वही इनाम मिलेगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। यह सब मैंने नहीं किया, यह सब मुझसे करवाया गया है। यह सब किसी और की साजिश है। इसके कहने पर मैंने इतना सब कुछ किया। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। अरे मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। किसी ने करवाया है, लेकिन कौन है वो जिसने तुम्हें बोलकर मुझे तुम्हारे जाल में फंसाया? नाम बताओ तुम उसका, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगी। मुझसे ये सब करने के लिए आपकी बहन ने कहा था। यह सब रचना नागिन के कहने से ही हुआ है। मुझे क्षमा कर दीजिए। पारुल समझ जाती है और तुरंत नागलोक जाकर पारुल रचना को नागलोक से बेदखल कर देती है, जिसके बाद पारुल की गद्दी और नागलोक के सभी नागवासियों का प्यार उसे वापस मिल जाता है।